एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिनमू एंड मूनजंग जेड सिटी की ओर जा रहे थे और मूनजंग के पास बहुत सारा सामान था। तो जिनमू कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे सामान कहाँ से आए, चलो इन्हें मुझे दो, मैं इन्हें उठा लेता हूँ। तो मूनजंग कहता है कि ब्रदर में ऐसा दिखता नहीं, पर मैंने बचपन से ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड आउटडोर कैंपिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ऑल्दो मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी, और मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूँ करूंगा, ताकि मैं तुम्हारे पर कोई बर्डन ना बनूं। जिनमू पूछता है तुम ठीक तो हो ना मूनजंग? तो मूनजंग कहता है कि हाँ मैं पूरा ठीक हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही तो जी है, तो मुझे इसका काफी एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे जैसे अनुभवी के साथ ट्रैवल कर पा रहा हूँ, जिसने मुझे ट्रेनिंग भी दी है। जिनमू कहता है तुम बहुत ही हिम्मत वाले लड़के हो। मूनजंग आगे बताता है कि जब उसका जन्म हुआ था तभी उसके मदर ने उसे अबैंडन कर दिया था और उसके फादर जो एक बॉडीगार्ड थे अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उन्हें घर आने का समय नहीं मिलता था, तो इसी वजह से उसे बहुत समय तक अकेला रहना पड़ा है। पर उसके फादर उसे काफी प्यार करते थे और उनका प्लान था थोड़े और पैसे कमा के डम्पलिंग की शॉप लगा लेना, ताकि इस उन दोनों का गुजारा हो जाए। पर जब तक ये नहीं हो जाता तब तक मूनजंग को मुश्किलों का सामना करना था, पर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखकर, ताकि उसके फादर को इससे स्ट्रेंथ मिले और वो अपना काम अच्छे से कर पाए। उसके बाद बहुत ही जल्दी उसके फादर की डेथ हो गई। ये खबर मिस्टर हुआंग और जिनसंग देने आए थे और मिस्टर हुआंग उसके फादर के बहुत ही करीबी दोस्त थे और मिस्टर हुआंग और जिनसंग ने मूनजंग को अपने पास रखने का फैसला किया था मेंशन में, और इससे मूनजंग को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। पर उसके लैक ऑफ सोर्समैन स्किल की वजह से उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। प्रेजेंट में मूनजंग कहता है कि ऊनम का वेदर बहुत ही गर्म और ह्यूमिड है, पर वो जैसे ही गोनम्योंग शहर पहुंच जाएंगे वेदर काफी अच्छा हो जाएगा। फिर दोनों गोनम्योंग पहुंच जाते हैं और आज रात को यहाँ पर ही रहने का फैसला करते हैं और वो कल सुबह उठकर जेड सिटी के लिए निकल जाएंगे। इसलिए दोनों यहाँ पर एक कैंप लगाकर रुकते हैं और इस कैंप को तैयार करा है मूनजंग ने और खाना बनाया है जिनमू ने। और रात को भी मूनजंग प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। जिनमू उसे देखकर सोच रहा था कि मूनजंग की लाइफ ही उसे बहुत ज्यादा सिमिलर है। जिनमू फिर उसके पास एक चॉपस्टिक लेकर जाकर कहता है चलो यहाँ पर आकर मेरे ऊपर हमला करो। मूनजंग थोड़ा घबरा रहा था कि उसे डायरेक्ट जिनमू के साथ लड़ाई करनी है। जिनमू ने बस एक चॉपस्टिक को पकड़ा हुआ है, पर फिर भी उसके प्रेशर के सामने मूनजंग को खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही है और वो इतना ज्यादा डर रहा था कि एक जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। जिनमू कहता है कि अगर तुम हमेशा डर के मारे ऐसे फ्रीज हो जाओगे तो क्या तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर पाओगे? क्या तुम हमेशा ऐसे डिफेंसिव होने का प्लान बना रहे हो? इस बात को याद रखना कि तुम बस पैसों से कभी कुछ बना नहीं सकते, तुम्हें हार्डवर्क करनी पड़ेगी। और जिनमू उसका सर पे एक टैप करता है और मूनजंग नीचे गिर जाता है। मूनजंग को लगा था कि जब उसने क्रिम्सन घोस्ट के साथ थोड़ी फाइट करी थी वो उसे थोड़ा बेहतर हो गया है, पर अभी उसे समझ में आ रहा है कि उसने बस हमलों को रोका था, ना कि हमला किया था। मैंने हर दिन ट्रेनिंग करी है, पर फिर भी मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता हूँ? क्या सीनियर ब्रदर सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिर मूनजंग अपने डर पर काबू करके हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर मूनजंग आगे बढ़कर हमला करता है और जिनमू उसे सिखा रहा था कि उसे कहाँ पर क्या क्या गलती हो रही है और वो क्या करके इन्हें ठीक कर सकता है। और वह मूनजंग को एक जरूरी बात भी बताता है। मूनजंग को पहले यह ढूंढना चाहिए कि उसकी कमजोरियां क्या है, उसे अपने कमजोरियों को पहचानना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर बेसिक्स को सीखना शुरू करा जा सकता है। मूनजंग फिर कहता है कि उसे अभी और भी ट्रेनिंग करनी है, पर जिनमू कहता है कि उसे भी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट करना भी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और वह मूनजंग को 3 फाउंडेशनल कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने बॉडी के अंदर की को सर्कुलेट करने को कहता है, और उसने आज जितना करा है बहुत अच्छा करा है। फिर हमें नेमगुन को दिखाया जाता है जो कि अपने की को सर्कुलेट करते हुए खुद को हील कर रहा था और वो सोच रहा था कि जिनमू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार की को सर्कुलेट करे जा रहा हूँ, पर फिर भी मेरे घाव पूरे नहीं हो रहे और मैं इस स्थिति में पहुंच गया क्योंकि मैंने मेरे गार्ड को डाउन कर दी थी। पर मैं नेमगुन सबसे ग्रेटेस्ट मैन एंड जनरल हूँ और मैं इससे गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तभी वहाँ पर ग्यूम आकर कहता है कि लगता है तुम पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हो। तो नेमगुन कहता है कि मैंने फुल रिकवरी तो नहीं करी है, पर मैं मूव करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं जिंदा बच पाया, क्योंकि मुझे तभी लग रहा था कि मेरा सर यहाँ से कट जाएगा। वो सच में काफी डेंजरस बास्टर्ड है। नेमगुन फिर ग्योम को एक पत्ते को फोल्ड करता हुआ देखकर कहता है लग रहा है कि तुम किसी चीज को लेकर काफी चिंता में हो, क्योंकि तुम जब भी चिंता में हो तो हमेशा पत्ते को फोल्ड करते रहते हो। कहीं तुम्हारी मुलाकात उस बास्टर्ड से तो नहीं हुई है? तो ग्योम कहता है कि तुमने सही कहा, यह सब अभी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेमगुन कहता है कि इवन तुम्हारे जैसा कोई भी चिंता में है, मतलब वो कोई नॉर्मल बास्टर्ड तो है नहीं। ग्योम कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कैसे कहना चाहिए, पर वो किसी बड़े पत्थर की तरह है। नहीं, पत्थर नहीं, एक बड़े पहाड़ की तरह है। इस पूरे टाइम हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जैसा कोई भी एग्जिस्ट करता होगा, और वो ऐसा अचानक ही अपीयर हो गया, और वो कोई ऐसा जिसके साथ हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। नेमगुन कहता है तो फिर हमारा आगे का प्लान क्या है? क्या हम लोग यहाँ पर हार मान लेंगे
गियोम कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इवन जब हम लोगों ने प्लान किया था हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं था, पर हम लोग सिंपली बस उसकी वजह से गिव अप नहीं कर सकते। नियमगुन कहता है कि सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। क्या हुआ अगर मैं उसे हरा नहीं सकता, एटलीस्ट मैं तुम्हें प्रोटेक्ट तो कर सकता हूँ। तो मेरे ऊपर भरोसा करो और देखते हैं कि आगे क्या होता है। गियोम कहता है कि हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं जहाँ से हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। इवन तो हम लोगों ने इस प्लान में उसके बारे में सोचा नहीं था, पर हम लोगों ने इस प्लान में अपनी जी जान लगा दी थी। और शायद इस वजह से कहते हैं कि जीना वर्थ इट होता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कब तुम्हारे सामने क्या आ जाए। चीजें अभी से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। और वो ये कहकर हंसने लग जाता है। नेमगुन कहता है कि तुम इस परिस्थिति में कैसे हंस सकते हो, हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। तो गियोम कहता है कि परिस्थिति को ऐसा डरावनी होनी चाहिए अगर हम लोग चाहते हैं कि साइलेंट नाइट जाग जाए। उसके बाद अगले दिन हमें जिनमू और मूंजंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके साइड से एक ग्रुप आगे जा रही थी जिसका हिस्सा जीमून और मिरियो भी थे। और जीमून उन दोनों को देखकर रुकते हैं। जीमून कहते हैं, मास्टर जिन, हमें लगा नहीं था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, हम लोग अभी जेड सिटी की ओर जा रहे हैं। तो जिनमू कहता है कि हम लोग भी जेड सिटी जा रहे हैं, पर आप लोग तो ब्रोकन फिश एक्ट में सेंट्रल हेवनली एलायंस के लोगों से मिलने वाले थे ना। तो गियोम कहता है कि प्लान में चेंजेस हो गए हैं। सेंट्रल हेवनली एलायंस ने हमें जेड सिटी बुलाया है जहाँ पर हमारी उनसे मुलाकात होगी। पर अच्छी बात यह है कि ब्रोकन फिश एक्ट ने हमें कुछ बॉडीगार्ड्स दी है जो कि हमें जेड सिटी तक प्रोटेक्शन देंगे। तभी ब्रोकन फिश एक्ट का जनरल सोगुआंग आकर कहते हैं, एल्डर तेंग, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? तो जीमून कहते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और मुझे माफ करना कि मैं ऐसे ही रुक गया। और इनसे मिलो, ये है मास्टर जिन, जिनकी बात मैंने पहले करी थी, जिन्होंने हमारी जान बचाई है। जीमून फिर जिनमू को सोगुआंग से मिलवाते हैं जो कि ब्रोकन फिश एक्ट के 5 मार्शल मास्टर में से एक है और वो फिश का मामले में काफी नॉलेजेबल भी है। सोगुआंग कहते हैं, मैंने सुना कि तुम यंग एज से बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। जिनमू कहता है, मैं उतना स्किल्ड तो नहीं हूँ पर मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिनमू फिर सोच रहा था कि मैं सोगुआंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर शायद वो मुझे पहचान नहीं पा रहे। जीमून फिर सोगुआंग से पूछते हैं कि क्या वो जिनमू को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो सोगुआंग कहते हैं कि अगर वो मार्शल आर्ट्स में माहिर है तो उसे ले जाना उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो चलो सभी लोग एक साथ ही मिलकर जेड सिटी को निकलते हैं। उसके बाद सभी नॉन स्टॉप आगे बढ़ते रहते हैं, पर बहुत देर तक आगे बढ़ने के बाद वो रुककर ब्रेक लेते हैं। सोगुआंग फिर कहते हैं कि जब हम लोग नॉर्थ में थे तब भी, पर आगे कुछ कहने ही जा रहे थे पर नहीं कहते। मूंजंग फिर खाते हुए सोच रहा था कि ये वही सेम डिश है जो कि कल रात को जिनमू ने बनाई थी। सोगुआंग जिनमू को देखकर सोच रहे थे कि उसका सरनेम मास्टर क्वानो के बेटे से मिलता है और वो थोड़ा उनके जैसा भी लग रहा है, और अगर वो जिंदा होता तो वो भी इस लड़के की उम्र का ही होता। पर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मास्टर क्वानो ने कभी अपने बेटे को मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं था। उन्होंने बस उसे पढ़ना ही सिखाया था। पर ये लड़का ये डेफिनेटली किसी तरह का मार्शल आर्ट्स जानता है, तो वो दोनों कभी सेम नहीं हो सकते। पर मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ उसके बारे में भूलने की, इस लड़के को देखते ही मुझे उसके बारे में याद आ रही है। जिन मून को फोर्स किया गया था अकेले रहने के लिए, उसे नॉर्थ के बंजर के बीच में अकेला छोड़ दिया गया था और इवेंचुअली उसका आगे जाकर मौत हो गई। और उस दिन को आज 10 साल हो गए हैं। मैंने तभी कुछ ऐसा करा था जो कि किसी मार्शल आर्टिस्ट को कभी करना नहीं चाहिए, पर मैं क्या ही कर सकता था जब ग्रेट 4 ने धोखा दे दिया। हाँ, ये बात सही है कि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं सच का साथ दे पाऊँ, सही के साथ चल पाऊँ। अगर मैं तभी थोड़ा सा भी हेजिटेट करता तो मुझे मार दिया जाता। अगर मैं दूसरों को फॉलो नहीं करता तो तभी मैं मारा ही जाता। मैं सच में बहुत ही बड़ा पापी हूँ। जैसे जैसे करके एक एक दिन गुजरता जा रहा है, मेरे अंदर गिल्ट बढ़ती ही जा रही है। पर मुझे लगा था कि मैं सबके बारे में भूल गया हूँ, पर इस लड़के को देखकर वो सारे फीलिंग्स फिर से वापस आ गई है। पर क्या होगा अगर ये लड़का सच में वही है, तब मैं क्या करूँगा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। पर नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। पर नहीं, ये वो नहीं है। यह हो ही नहीं सकता कि ये वो है। जिनमू वहीं पर सोच रहा था मिस्टर हुआंग का गायब होना, आखिर उनका इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब आखिर कौन है, कहीं वो लोग साइलेंट नाइट तो नहीं। उसके बाद सभी थोड़ा रेस्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनके सामने कुछ लाशें पड़ी हुई दिखती है जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई रखी थी, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा सरप्राइज हुए थे और सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्या है। तभी रेस्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें उनके सामने कुछ लाशें पड़ी हुई दिखती है जिन्हें की चील आकर खा रहे थे और बहुत ज्यादा बदबू भी हो रही थी। सोगुआंग कहते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा भयानक है, या उनके ऊपर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। उन सभी की बॉडी तो पूरी खत्म हो रखी है, कहीं एक और एम्बुश तो नहीं जिसके बारे में हमें पता ना हो। जिनमू सोचने लग जाता है एक और एम्बुश, तो इसका मतलब ऐसे केसेस पास्ट में भी हुए हैं और इनके बारे में ब्रोकन सेट को भी पता है। सेंट्रल हेवन एलायंस इन इंसिडेंट्स को काफी सीरियसली ले रही है। जिनमू फिर जाकर अच्छे से देखते हुए सोच रहा था, इनमें ना कोई दांतों के निशान है, ना ही पंजों के निशान है और ना ही इनके ऊपर हथियारों से हमला किया गया है। जीमून आकर जिनमू को कहते हैं, तुम तो बस इन्हें देखकर इनके बारे में बता सकते हो, क्यों है ना? इस बात पर बिलीव करना मुश्किल है, पर इन लोगों को किसने अपने हाथों से ही फाड़ दिया है।
पता नहीं कि उनके पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। जिनमू कहता है कि फर्क नहीं पड़ता वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अपने ओपोनेंट को अपने हाथों से फाड़ देना कोई आसान बात नहीं है। और एक बात नोट करने जैसी है, अगर वो पैदा हुए स्ट्रॉन्ग होमिसाइडल इंस्टिंक्ट के साथ तब भी ऐसा हमले सोच के परे है। अगर वो मार्शल आर्ट्स में प्रोफिशिएंट होते तो वो उन्हें मारने का कोई और साफ तरीका चुनते, न कि किसी को से बीच में से फाड़ देना। जीमून कहते हैं तो जिसने ये सब किया है उसके पास एनोरमस पावर है, पर उन लोगों ने ऐसा फाड़ कर मारा है मतलब उनके पास कोई रीजनिंग सेंस नहीं है। सुगवांग फिर कहते हैं कि हम लोग जल्दी ही जेड सिटी पहुंच जाएंगे, इसलिए अपने गार्ड्स को बिल्कुल भी डाउन मत करना और अपने चारों तरफ नजर रखना। अगर तुम्हें किसी के ऊपर भी शक जाता है उसे बिना किसी हेजिटेशन का मार देना। तो चलो अभी सभी लोग आगे बढ़ते हैं। जिनमू सोच रहा था ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ साथ कुछ खराब भी होता है। उसके बाद सभी जेड सिटी पहुंच जाते हैं और वो जाकर ब्रोकन फिश सेट के जेड सिटी ब्रांच फेलियन ब्लू मून में रुकते हैं, जहाँ पर रहने की रेस्ट करने की काफी अच्छी फैसिलिटी है। पर जिमू सुगांग को बताते हैं कि जिनमू को कुछ पर्सनल काम है जिस वजह से उसे बहुत बार आना जाना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रहकर बार बार आना जाना उसके लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए जिनमू चाहता है कि वो बाहर कहीं और रहेगा। सोग्योंग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सेफ्टी के लिए प्रे करूंगा। उसके बाद जिनमू और मूंजंग निकल जाते हैं। मूंजंग जिनमू को कहता है कि शहर बहुत ही खाली खाली और भूतिया है, क्या सच में हमारे पास कोई रीजन था उस जगह को छोड़ने का? तो जिनमू कहता है कि नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं था। मूंजंग कहता है तो फिर क्या हमारे लिए वहाँ पर रहना ज्यादा बेटर नहीं होता? वो सभी ब्रोकन फिश सेट का पार्ट है, तो वो हमें असिस्टेंस देने के लिए तैयार थे। जिनमू कहता है ब्रोकन फिश सेट से मदद लेना। जिनमू फिर कहता है मूंजंग अगर ह्वाडोगन मर्चेंट ट्रूप यहाँ पर आती है तो तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ पर रहते हैं? मूंजंग कहता है जबकि ह्वाडोगन मर्चेंट ट्रूप एक बड़े ग्रुप बनाकर घूमती है तो वो यहाँ के किसी बड़े टारवन में जाकर रहेंगे, जहाँ पर घोड़े रखने की जगह हो, अलग से कमरा हो सामान रखने के लिए। मूंजंग फिर कहता है कि क्या तुम यहाँ से क्लूज को ढूंढना शुरू कर रहे हो? और जबकि जेड सिटी एक बड़ी सिटी नहीं है, यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं होंगे जहाँ पर क्यों रह सकेंगे। मूंजंग फिर कहता है कि उसके बारे में जाकर पता लगाएगा और वो सबसे पहले जिनमू को लेकर प्राइसलेस टारवन जाता है, जो कि जेड सिटी के सबसे बड़े टारवन है और आमतौर पर यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रुप्स आकर ही रुकती हैं। मूंजंग फिर अंदर आकर पूछता है कि यहाँ पर कोई रूम खाली है। टारवन के ओनर भाग कर आकर कहती है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बस रूम से बचे हुए हैं और कुछ बचा नहीं है, और ये सब हुआ है इस एरिया के पूरे र्यूमर की वजह से, और 6 महीने से ये जगह पूरी खाली है। तो आप दोनों यहाँ पर कितने दिन तक रहेंगे? तो जिनमू कहता है कि हम 3-4 दिन तक रहेंगे, पर हो सकता है कि हम ज्यादा दिन भी रह जाएं। ओनर कहती है कि मैं कुछ दिनों में जगह को बंद करने जा रही थी, पर आप लोगों की वजह से जगह थोड़े और दिन खुली रहेगी। उन दोनों को फिर एक अच्छा कमरा दे दिया जाता है। कमरे में आने के बाद मूंजंग कहता है क्या तुम्हें लगता है ह्वाडोगन मर्चेंट ट्रूप और आयरन ब्रिगेड यहाँ पर आएंगे? जिनमू कहता है मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि वो सभी ग्रुप बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को फिर से मिलना है तो मैं श्योर हूँ कि वो सभी यहाँ पर जरूर आएंगे। मूंजंग पूछता है कि हम लोगों की मुलाकात आयरन ब्रिगेड, ह्वाडोगन मर्चेंट ट्रूप, ब्रोकन फिश सेक्ट और सेंट्रल हेविल एलायंस से हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है हम लोग और किससे किससे मिलेंगे? जिनमू कहता है मुझे यह बात तो नहीं पता, पर मैं इतना तो श्योर हूँ कि ये सब जो हो रहा है ये सब किस चीज की शुरुआत है। उसके बाद दोनों के लिए डिनर लगा दिया जाता है और दोनों बैठकर काफी अच्छे से डिनर कर रहे थे और दोनों को खाना भी काफी पसंद आता है, पर तभी दोनों खाते खाते ही सो जाते हैं। और हम देखते हैं कि रूम का दरवाजा खोलकर ओनर देख रहा था और ये कोई टारवेन का ओनर नहीं चुंगिन है। चुंगिन सोच रहा था वो तो बहुत ही जल्दी सो गए, जैसा कि मैंने सोचा था। डे ड्रीम पे से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ह्वाडोगन मर्चेंट ट्रूप का मूंजंग ये ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं जिसके पीछे आया हूँ वो तो जिनमू है। मैंने सुना है कि लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब है जो कि बहुत कुछ छुपाता है, और उसके बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अचानक ही अपेयर हुआ है। क्या उससे कोई बैक कर रहा है? मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि उसके बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं पता है। क्या वो सच में ह्वाडोगन मर्चेंट ट्रूप के साथ है? क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहा है, पर उसे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। पर आखिर ये लड़का सच में है कौन? तभी उसकी नजर स्नोफ्लावर के ऊपर पड़ती है, जो देखकर वो काफी सरप्राइज हुआ था, और वो जैसे ही जाकर स्नोफ्लावर को टच करता है जिनमू होश में आ जाता है। जिनमू कहता है अभी अभी ये सब क्या हुआ था? मैंने अपनी गार्ड डाउन कर दी जबकि मैं मूरी मॉल में काफी नया हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, मैं अपनी गाड़ी से डाउन नहीं कर सकता। जिनमू की नजर फिर चुंगिन के ऊपर पड़ती है जो कि उसका ब्लेड पकड़ा हुआ था और उस स्नोफ्लावर से पोजेस्ड हो गया था। जिनमू सोच रहा था क्या स्नोफ्लावर का ऑरा से वो पोजेस्ड हो गया है? वो तो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा। स्नोफ्लावर, क्या तुमने मुझे होश में लाया है? तुम सच में बीविच ब्लेड हो। पर रुको, इस आदमी की एनर्जी तो टारवेन का ओनर से पूरी मिल रही है। क्या वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है? पर अगर मैंने अपनी गार्ड डाउन कर भी दी थी, पर मैं फिर भी इस आर्ट को अपनी की से सेंस कर सकता हूँ, पर मैं इसे बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। मतलब एक मार्शल मास्टर है। जिनमू फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, और चुंगी ने अपनी पूरी आइडेंटिटी बता देता है, और वो ये भी बताता है कि ब्लैक मून का लीडर रिंग ने ही मुझे ऑर्डर दिया था तुम्हारे ऊपर नजर रखे सारी जानकारी हासिल करने के लिए।
जिनमू इससे पूरा चौंक गया था क्योंकि चुंगी ने उसे सब कुछ डायरेक्ट ही बता दिया और वो समझ आता है कि ये सब स्नोफ्लावर का कमाल है। जिनमू फिर कहता है चलो देखते हैं ब्लैक मून को कितना पता है। इसलिए जिनमू चुंगिन से पूछता है गोनम्योंग सिटी में कुछ लोगों को फाड़ के मार दिया गया है। तो चुंगिन कहता है कि कुछ दिन पहले गोनम्योंग शहर में कुछ पागल लोग आ गए थे। वो सभी लोग पूरे पागल थे पर एवरेज लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल थे, पर वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन लोगों ने सभी को फाड़ के रख दिया। सेंट्रल हेवन एयरलाइंस और ब्रोकन फेस सेट को लगा कि उनके इस बिहेवियर का रीजन एक स्पेशल टाइप का पॉइजन, जिस वजह से उन लोगों ने टैंक फैमिली को बुलाया जो कि पॉइजन में माहिर है। और जिन भी लोगों ने पॉइजन को फैलाया है उनका उनमें में जो लोग गायब हुए हैं उनके पीछे उन्हीं का ही हाथ है। और अब ब्लैक मून इसको हर एंगल से स्टडी कर रही है और वो आगे और कुछ कहने जा रहा था तभी वहीं पर आर्थो डांसर आ जाते हैं, जिस वजह से चुंगिन होश में आ जाता है। चुंगिन कहता है अभी यहाँ पर क्या हुआ था। जिनमू कहता है ब्लैक मून के हेवन एंड डिवीजन के चुंगिन, क्यों ना हम लोग यहाँ पर थोड़ी बातें करें। चुंगिन पूरा सरप्राइज होकर कहता है आखिर ऐसा तुम्हें कैसे पता, आखिर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। और चुंगिन सोचने लग जाता है कि आखिर उसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चल गया। उसके ब्लेड को पकड़ने के बाद क्या क्या हुआ है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या इसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है, पर ये सब कैसे हो गया। लगता है कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। चुंगिन फिर अपने हथियार को निकाल कर कहता है तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया है। मैं ब्लैक मून के लिए एक लानत हूँ, इसलिए पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा और फिर खुद को मार कर सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि मेरे पापों का यही सजा है। जिनमू कहता है क्या तुम श्योर हो तुम इस काम को रिग्रेट नहीं करोगे। चुंगिन हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है मैं ब्लैक मून का एक मेंबर हूँ और मैं कभी अपने एक्शंस को लेकर रिग्रेट नहीं करता। और वो आगे बढ़कर हमला कर देता जिन्हें कि जिनमू इसलिए डॉज कर रहा था। पर जब जिनमू हमला करना शुरू करता है चुंगिन कुछ भी कर नहीं पाता और ये सब औरतें डांसर चुपचाप बैठकर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कुछ भी कहेंगे तो उनकी भी पिटाई हो जाएगी। उसके बाद एक सीन कट होता है जब औरत के चाटने के बाद मूंजंग को होश आ जाता है। जिनमू कहता है तो तुम उठ गए, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है। मूंजंग कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर यहाँ पर ये सब क्या हुआ है। और हम देखते हैं कि जिनमू ने चुंगिन का मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। चुंगिन कह रहा था कि आखिर तुम्हारे जैसा मोस्टर यहाँ पर कहाँ से आ गया है, और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं स्थिति में पहुंच गया हूँ। जल्दी करो और मुझे यहाँ पर मार दो। जिनमू कहता है कि मुझे तुम्हें मेरे हाथों से मारने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे सीक्रेट के बारे में मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है जब ब्लैक मून को इसके बारे में पता चलेगा वो लोग क्या करेंगे। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि तुम फिर से सुसाइड करने की कोशिश करोगे, पर तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑल्दो ब्लैक मून मेरे बारे में जानना चाहती है, पर मेरा ब्लैक मून के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस एक ही चीज जानना चाहता हूँ, उनमें में जो लोग गायब हुए हैं मैं जानना चाहता हूँ कि सबके पीछे कौन है। चुंगिन पूछता है कि आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो। जिनमू कहता है चलो मेरे साथ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे बारे में जो भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर उसके बदले में जो लोग गायब हुए हैं उसके बारे में तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। जब तक हम दोनों जो जानना चाहते हैं जान नहीं लेते, क्यों ना तब तक हम दोनों टीम बनाकर रहे। हमें एक पागल आदमी को दिखाया जाता है जिसको दिखाने सोगुआंग जीमून को लेकर आए थे। सोगुआंग बताते हैं कि उसे पकड़ने में उन्हें मार्शल मास्टर की हेल्प लेनी पड़ी थी, पर पागल होने से पहले उसने हमें उसकी आइडेंटिटी बताई थी। वो आर्यन ब्रिगेड के लिए इन्फॉर्मेंट का काम करता है, यानी जो लोग जाकर जानकारी हासिल करते हैं। पर अभी तक ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुई है कि ये सच में उनके लिए काम करता है या नहीं। जीमून फिर कहते हैं कि ये कोई सिंपल पागल होने का केस है नहीं, ये सारे सिम्टम्स रेबीज से सिमिलर है, पर मुझे उसके पास जाकर उसे अच्छे से देखना पड़ेगा। क्या तुम उसे किसी तरीके से सुला सकते हो। तो सोगुआंग कहते हैं कि हमने ऑलरेडी उसके ऊपर कुछ सेडेटिव्स का इस्तेमाल किया था, पर उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा। जीमून कहते हैं कि अगर सेडेटिव्स काम नहीं कर रहा मतलब उसका ब्लड वेन्स के साथ छेड़छाड़ करी गई है। क्या सच में यह सब पॉइजन की वजह से ही हुआ है। जीमून फिर सोगुआंग को पीछे हट जाने को कहते हैं, क्योंकि वो ब्लड रूट से कलेक्ट किए हुए पॉइजन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि बस खून के लालसा को ही नहीं दिमाग को भी शांत कर देता है। ये काफी अच्छी सेडेटिव है किसी को भी सुलाने के लिए। और पॉइजन का इस्तेमाल करते ही वो आदमी सो जाता है और जीमून अंदर जाते हैं उसे अच्छे से चेक करने। जीमून फिर अंदर जाकर पॉइजन आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि उसके ऊपर किसी एनिमल बेस्ड पॉइजन का इस्तेमाल किया गया नहीं है। सोगुआंग पूछता है आपको इसके बारे में कैसे पता। तो जीमून कहते हैं कि मैं भी जिस पॉइजन का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एनिमल बेस्ड पॉइजन से रिएक्ट करती है। पॉइजन को टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एनिमल बेस्ड पॉइजन, प्लांट बेस्ड पॉइजन एंड लास्टली मिनरल बेस्ड पॉइजन। और वो जैसे मिनरल बेस्ड पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं एक रिएक्शन होता है, पर जीमून कहते हैं कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो आदमी जाग जाता है और जीमून के ऊपर हमला कर देता है। मिरियो उसे जल्दी से पकड़ कर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो जीमून को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी सोगुआंग अंदर आकर उसे पंच मार के साइड कर देते हैं। मिरियो पूछती है कि अंकल क्या आप ठीक है। तो जीमून कहते हैं अच्छी बात यह है कि मेरी हड्डियां नहीं टूटी हैं, पर अगर वो एक मिनरल बेस्ड पॉइजन से पॉइजन हुआ है पर फिर भी उसके सिम्टम्स को ज्यादा एक्सट्रीम है। सोगुआंग पूछते हैं कि एल्डर तेंग क्या आप ठीक है। तो जीमून कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर मिनरल बेस्ड पॉइजन टिपिकली अफेक्टेड पर्सन को ड्रेन कर देता है,
पर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मिनरल बेस्ड पॉइजन की वजह से कोई इतना वायलेंट हो गया है और उसके पावर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। पर तभी वो देखते हैं कि वो आदमी मारा जाता है जिसे कि सोगुआंग ने पकड़ा हुआ था। जिमून कहते हैं कि लग रहा है तुमको ज़्यादा ही रफ हो गए, पर ऐसा नहीं कि उसके डेथ की वजह तुम हो। उसका स्ट्रेंथ में सडन चेंज की वजह से उसके ऑर्गन्स इसके पावर को सह नहीं पाए। पर चलो अब इस बॉडी को लेकर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चाहे मुझे कितना समय क्यों ना लग जाए, मैं सबके पीछे का रीज़न जानकर ही रहूँगा। पर मैं तुम्हें अभी वॉर्न कर देता हूँ, कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। उसके बाद हमें जिनमू, मूनजंग और चुंगिन को दिखाया जाता है। चुंगिन सोच रहा था पता नहीं मेरे जैसा कोई हेवन रैंक का इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। मैंने बस अपने मिशन को ही नहीं बिगाड़ा, मुझे अभी इसके साथ चलना पड़ रहा है। अगर ब्लैक मून को इसके बारे में पता चल जाएगा, पता नहीं मैं इतनी जिल्लत कैसे सहूँगा। और जैसे कि ब्रांच लीडर युंग ने कहा था, यह कोई आम लड़का नहीं है। ऐसे ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जो कि मेरे सामने टेक पाते हैं। बस सेवन लेजर स्काई ने यह काम करके दिखाया है। चुंगिन फिर देखता है कि मूनजंग उसे घूरे ही जा रहा है। तो चुंगिन कहता है कि क्या मैं किसी सर्कस का बंदर लग रहा हूँ जो कि तुम मुझे ऐसे घूरे जा रहे हो। मूनजंग कहता है कि मुझे माफ़ करना, पर मुझे तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हो। क्या ये चेहरा तुम्हारा असली चेहरा है? चुंगिन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं बस अपना चेहरा ही बदल सकता हूँ? मैं मेरा शरीर बदल सकता हूँ, मेरे कपड़ों को भी बदल सकता हूँ। मेरा टाइटल मास्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ही नहीं पड़ा है। चुंगिन फिर सोचने लग जाता है कि मेरे सामने बस यही लड़का एक प्रॉब्लम है। उसे जैसे मेरे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता चला, तब से मैं कोई भी रूप क्यों ना ले लूँ वो मुझे पहचान ही लेता है। मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक खराब सिचुएशन में फंस गया हूँ। मैं यहाँ पर आया था उसके ऊपर नजर रखने के लिए, पर अब तो वही मेरे ऊपर नजर रखे जा रहा है। और ये सब हो रहा है उस अजीब सा ब्लेड की वजह से। तो फिर जिनमू स्नोफ्लावर को देखकर सोच रहा था, तुम फिर से यहाँ पर रिएक्ट क्यों कर रही हो? एक ऐसा ब्यूज ब्लेड जो कि बस मैं ही यूज कर सकता हूँ। और ये चुंगिन, मैं इसके आसपास कभी केयरलेस नहीं रह सकता। उसके मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। पर अजीब बात यह है कि उसे स्नोफ्लावर ने बहुत ही आसानी से पोजेस्ट कर लिया था। यह सच में काफी अजीब ब्लेड है। पर हम लोग जब से ऊनम आए हैं, यह ब्लेड तभी से ही बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और इसके सिनिस्टर की भी और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। क्या यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यह उसका ओरिजिन प्लेस है? मुझे कुछ टाइम निकाल कर उस जगह पर जाना ही पड़ेगा जहाँ पर कि वो ट्राइब रहती थी। और यह ब्लेड जैसे रिएक्ट करते जा रहा है, इस पर कंट्रोल कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि मेरा दिमाग खराब हो जाए या फिर मेरे कंट्रोल से बाहर चला जाए, इसलिए अभी से मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी जिनमू अचानक ही रुक जाता है। तो चुंगिन पूछता है कि तुम कब से मार्केट में से गोल गोल क्यों घूम रहे हो और अभी अचानक से ऐसे क्यों रुक गए? जिनमू जिस दुकान के सामने खड़ा हुआ था, दुकानदार पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो जिनमू एक ब्लेड उठाकर कहता है, बुरा नहीं, ये काफ़ी अच्छा है, पर इसमें थोड़ी रिफाइनिंग की काम करनी बाकी है। दुकानदार इस ब्लेड की कीमत 5 सिल्वर कॉइन बताता है। तो जिनमू कहता है कि यह महंगा है। चुंगिन पूछता है कि क्या उस ब्लेड के बारे में सब कुछ पता है? तो मूनजंग बताता है कि जिनमू एक ब्लैकस्मिथ है और उसने अपने स्नोफ्लावर को खुद ही तैयार किया है। चुंगिन कहता है कि क्या उसे ब्लैकस्मिथिंग भी आती है? मतलब उसने अपने ब्यूज ब्लेड को खुद तैयार किया है। पता नहीं कि लड़का कौन है और क्या क्या कर सकता है। जिनमू तभी दुकानदार को कहता है कि बहुत ही महंगा है। तो दुकानदार कहता है कि अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। और जिनमू भी ब्लेड को रखकर जाने लगता है। तो दुकानदार खुद ही आकर उसे रोकता है और एक सिल्वर कॉइन में भी देने के लिए मान जाता है। जिनमू से कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें ब्लेड कहाँ से मिली है तो मैं तुम्हें इस ब्लेड के बदले 6 सिल्वर कॉइन दूंगा। दुकानदार बताता है कि जब कुछ महीने पहले ब्लैक मार्केट खुली हुई थी तब बहुत से अनोखे हथियार वहां पर मिल रहे थे और ये भी वहीं पर ही था। और जेड सिटी के ज्यादातर दुकानदार अपनी चीजें ब्लैक मार्केट से ही लाते हैं। चुंगिन तभी कहता है कि मुझे पता है ब्लैक मार्केट कहाँ पर है। चुंगिन फिर उस ब्लेड को चेक करके कहता है कि ब्लेड यहाँ का तो नहीं लगता, इसे कहीं बाहर से लाया गया है। तो जिनमू कहता है तुमने सही कहा, इसे जरूर मेनलैंड में बनाया गया है, शायद होनम प्रोविंस के नॉर्दर्न पार्ट में। मार्केट में घूमने के बाद मैंने ये नोटिस करा कि यहाँ के ज्यादातर वेपन्स मेनलैंड के ही हैं, पर फॉरेन मर्चेंट्स का ऊनम में एंटर होना बहुत ही मुश्किल है। पर यहाँ का लगभग हर हथियार बाहर का ही है। चुंगिन सोच रहा था कि वो तो काफी चालाक है, तो क्या वो मार्केट में ऐसे गोल गोल इसके बारे में पता लगाने के लिए घूम रहा था? मूनजंग पूछता है कि तुम क्या बात कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो चुंगिन बताता है कि सारे वेपन्स यहाँ के नहीं है, मतलब कि सारे वेपन्स किसी दूसरे जगह से आए हैं। ये हथियार उन मर्चेंट्स और बॉडीगार्ड्स के जो कि यहाँ पर आकर गायब हो गए थे और जिन लोगों ने उन्हें गायब किया था उन्हीं लोगों ने इसे ब्लैक मार्केट में बेचा है। और जिनमू के इंटेलिजेंस को देखकर चुंगिन पूरा सरप्राइज था। और उसके बाद तीनों निकल पड़ते हैं ब्लैक मार्केट की तरफ। और फिर रात को हमें ब्लैक मार्केट दिखाया जाता है जहाँ पर हथियार बिक रहे थे। और जो लोग बेचने आए थे वो कहते हैं कि जो भी से लेना चाहता है सामने आ जाए। तब एक आदमी पूछता है कि क्या परफेक्ट कंडीशन में है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम ये कहाँ से लाए हो? तो उनका एक आदमी कहता है कि कोई सवाल मत पूछो, अगर तुम्हें लेना हो तो लो या फिर यहाँ से चले जाओ। तो वो आदमी कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम लोगों ने इन्हें किसी गलत काम करके हासिल किया है। उनका आदमी थोड़ा घबरा कर कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? तभी वो आदमी अपना चेहरा दिखाकर कहता है फाइनली तुम लोग पकड़े ही गए। पर तभी उनका आदमी अपने लोगों को कहता है
सभी लोगों को जल्दी से यहाँ पर मार दो और यहाँ से जल्दी से निकलो। और वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। पर वो आदमी पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो आदमी कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी ब्रोकन फिश सेट के ओरेकल्स के बारे में नहीं सुना है? ओरेकल्स का यहाँ पर आना मतलब तुम सभी का काम खत्म हो गया है। आखिर तुम लोगों को किसने कहा था कि तुम लोग हमारे इलाका में आकर ये सब कर सकते हो? और फिर वो नोटिस करते हैं कि उन लोगों को चारों तरफ से ओरेकल्स ने घेर लिया है। वो आदमी फिर कहता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो बोलना शुरू कर दो। पर वो आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है। तो ओरेकल्स का आदमी कहता है कि सभी लोगों को यहाँ पर मार दो और जो भागने की कोशिश कर रहा है उसे पकड़ के मेरे पास लेकर आओ। और अगर तुम्हें पता ना चले कि उनका टीम में कौन कौन है तो बूढ़े बच्चे महिलाएं सभी को ही मारना शुरू कर दो। तो चलो जल्दी से अपना काम शुरू करो। और ये सब ओरेकल्स के हेड प्यूंग देख रहे थे। पर वो ये भी देखते हैं कि महिलाएं बूढ़े वो सभी लोग भी लड़ रहे हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सिविलियन है और कौन नहीं। तो इस सिचुएशन में सभी को अपना दुश्मन समझकर मार देना चाहिए। पर आखिर इन लोगों के ब्रोकन फिश सेट के अंदर ऐसा कुछ करने की हिम्मत कैसे हुई? उन्हें यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अगर बस मर्चेंट की चीजों को चोरी किया गया होता तो ये इतना बड़ा इशू नहीं बनता। पर उनके मर्डर की वजह से हमारी रेपुटेशन बहुत ही खराब होती जा रही है। ये बात तो हमें पता है कि सेंट्रल हेवन एलायंस इसके अंदर घुसने की कब से कोशिश करे जा रही है। ये काफी सेक्रेट टेरिटरी है जिसमें मैं और लॉर्ड आए थे जब हम लोगों ने नॉर्दर्न हेवनली सेट को धोखा दिया था। हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करी थी सेंट्रल हेवन एलायंस को इससे दूर रखने की, पर लग नहीं रहा कि ये सब और पॉसिबल हो पाएगा। और चियोनुओ ने प्यूंग को कहा था कि इन बास्टर्ड्स को जल्दी से ढूंढो इससे पहले कि सेंट्रल हेवन एलायंस यहाँ पर आ जाए। हमें इस इशू को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा और अगर इसके लिए जेड सिटी को पूरा खत्म करना पड़े तो पूरा खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको मार दो जिसके ऊपर भी तुम्हें शक हो, सभी को ही मार दो जिसके ऊपर तुम्हें शक हो। और अभी प्रेजेंट में प्यूंग कह रहे थे बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही जा रहा है। मोनजंग और चुंगिन भागकर ब्लैक मार्केट पहुंचते हैं। पर उनके पहुंचने से पहले ही यहाँ पर खून की नदियां बह चुकी थी, क्योंकि उनके आने से पहले यहाँ पर क्रिम्सन घोस्ट के लोग आए थे स्वर्ड्स वगैरह को बेचने, जो कि उन लोगों ने मर्चेंट वगैरह से चुराया है। पर क्रिम्सन घोस्ट को यहाँ पर ओरेकल्स पकड़ लेती है। ओरेकल्स एक्चुअली ब्रोकन फिश सेक्ट के इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंडर आती है और उनका काम है सारी जानकारियां हासिल करना। और उन तीनों के यहाँ पर आने से पहले ओरेकल्स और क्रिम्सन घोस्ट के बीच में एक लड़ाई हो चुकी है और उनके लड़ाई की वजह से यहाँ पर एक शमशान बन चुका है। खैर कहानी के अंदर चुंगिन अपने सामने लाशों का ढेर देखकर कहता है मुझे लगता है कि हमें आने में यहाँ पर देर हो गई है। और जिनमें वहीं पर लाशों को देखकर पहचान लेता है कि ये क्रिम्सन घोस्ट के लोग हैं। पर यहाँ पर नॉर्मल सिविलियंस की बॉडी भी पड़ी हुई है। और मोनजंग जिसने कभी अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा है और ये देखकर उसका सर ही चकराने लग जाता है, जिसे कि चुंगिन आकर पकड़ता है। फिर हमें सोगुआंग को दिखाया जाता है जो कि ब्रोकन फिश सेट के लिए काम करते हैं और अभी जेड सिटी अपने बॉडीगार्ड मिशन में आए हुए हैं। सोगुआंग बैठकर अपने सिल्वर ग्रोटलेट को साफ करते हुए सोच रहे थे, क्या मुझे अभी भी लॉर्ड नहीं चियोनुओ को फॉलो करते रहना चाहिए? क्योंकि जब से चियोनुओ उन्हें में आया हुआ है बहुत ही ज्यादा क्रूर हो गया है। पर वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उन्हें अभी भी फॉलो करते रहना चाहिए या नहीं। मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जिस वजह से मैं यहाँ पर बॉडीगार्ड मिशन लेकर आ गया हूँ। तभी एक मेंबर आकर उन्हें बताता है कि कुछ अननोन मार्शल आर्टिस्ट जेड सिटी में आकर उथल पुथल मचा रहे हैं। सोगुआंग ये देखने बाहर जाते हैं और अपने मेंबर्स को कहते हैं उन्हें कुछ भी करके टैंग फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा और वो जाएंगे ये देखने की आखिर ये सब कौन कर रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। और सोगुआंग जल्दी से जल्दी निकल जाते हैं ये देखने की आखिर क्या क्या हो रहा है। और उन्हें रास्ते में बहुत सारे आम सिविलियंस की डेड बॉडी मिलती है, जो देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो अपने सामने किसी को लोगों को मारता हुआ देखते हैं और वो जल्दी से जाकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि यह तो ओरेकल्स का मेंबर जेंगो है। जेंगो बताता है कि वो यहाँ पर लॉर्ड के ऑर्डर के बाद आया है, क्योंकि उन्हें उन बास्टर्ड्स के बारे में पता चल चुका है जो कि मर्चेंट्स को गायब कर रहे थे और इसीलिए लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है सभी को ही खत्म कर देने को। पर सोगुआंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उन लोगों ने आकर बिना चेक किए उन्हें क्यों मारा। जेंगो बताता है कि उनके ऊपर एक बूढ़े आदमी और एक औरत ने भी हमला किया था जिसके पास एक बच्चा भी था, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सिविलियन है और कौन नहीं। और ब्रोकन फिश सेट के सेफ्टी के लिए उन्हें ऑर्डर दिया गया है जेड सिटी के सभी को ही मार देने का। सोगुआंग ये सुनकर कहते हैं कि मैं समझ गया और ये सब हुआ है हायर अप्स के इनकॉम्पिटेंस की वजह से। तुम ओरेकल्स के लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो तुम चिंता मत करो। सोगुआंग मन में सोचने लगते हैं ब्रोकन फिश सेट के लीडर नहीं बस जियोनुओ। आखिर तुम और कितनी दूर जाना चाहते हो? आखिर तुम और कितनी दूर जाना चाहते हो खूनी कहीं के? क्या तुम बस वही काम ही करना चाहते हो? तभी सीन कट होता है ओरेकल्स के और कुछ लोगों के ऊपर जो कि एक आम विलेजर को मार रहे थे और वो विलेजर उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था।
और कह रहा था कि मुझे पता नहीं था कि वो हमारे साथ ही मिलकर रह रहे हैं। तभी नेमगुन वहीं पर आकर हमला करता है, जिस वजह से विलेजर भी मारा जाता है और ओराकल्स के लोगों के ऊपर भी हमला हो जाता है। नेमगुन एक्चुअली क्रिम्सन घोस्ट का जनरल है जो कि ग्यूम के साथ मिलकर काम करता है। फिर ओराकल्स के मेंबर्स को कहता है, हाँ ये सच है कि हम ही लोगों ने ये सब शुरू किया था, पर तुम लोग इसे एक और ही लेवल पर ले गए हो और तुम लोगों को भी क्रेजी बास्टर्ड कहना शायद ही गलत होगा। पर जबकि हम दोनों को ही क्रेजी बास्टर्ड कंसीडर किया जाता है, तो आखिर तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कौन अच्छी जगह पर रहेगा और कौन कूड़े में। ओरेकल्स के लोग पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, पर तुम्हारे पावर को देखकर लग रहा है कि तुम कोई तगड़े फाइटर हो। तो नेमगुन बताता है कि वो नेमगुन क्रिम्सन घोस्ट का जनरल है। नेमगुन फिर कहता है कि अभी मैं दिखाऊंगा कि आखिर कौन रियल क्रेजी बास्टर्ड है। खुद को जल्दी से तैयार कर लो क्योंकि मैं अभी तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। और नेमगुन ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि ग्यूम ने उसे बहुत बड़ा दंगा यानी डिसरप्शन क्रिएट करने को बोला है। क्योंकि नेमगुन जितना ज्यादा क्रूएल और ब्रूटल होगा उतना ही उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इसी वजह से नेमगुन गुस्से में हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी समय पर यहाँ पर जिनमू, चुंगिन और मूंजंग आगे बढ़ रहे थे, ये सोचते हुए कि आखिर ये सब क्या हुआ है और ये सब किसने किया है। चुंगिन को तो ये देखकर और भी ज्यादा झटका लगा था क्योंकि उसे लगा था कि ब्लैक मून का हिडन मून होने के नाते उसने दुनिया का सब कुछ देख लिया है और उसने आज जो देखा है उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लाइफ में ऐसा कोई दिन भी आएगा। और अभी उसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिनमू वहीं पर गुस्से में सोच रहा था, क्या तुम लोग एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे। तभी उन लोगों का सामना ओरेकल्स के कुछ लोगों के साथ होता है और ओरेकल्स के लोग उन तीनों को विलेज में छुपे हुए क्रिम्सन घोस्ट के लोग समझ रहे थे। और चुंगिन को जैसे ही पता चलता है कि ये लोग ओरेकल्स के हैं, चुंगिन जल्दी से टेलीपैथी की मदद से जिनमू को कहता है कि ये लोग ओरेकल्स के हैं जो कि ब्रोकन फिश सेट के इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंडर काम करते हैं और उन लोगों का स्पेसिफिकली काम होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना। पर उसे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो यहाँ पर आकर विलेज में मैसेकर क्यों कर रहे हैं। जिनमू गुस्से में कहता है कि वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उसका सेक्ट है। तभी ओरेकल्स के लोग आगे बढ़ते फीस्ट ऑफ 100 डेज का इस्तेमाल करते हुए और जिनमू इस हमले को देखते ही इसे पहचान लेता है और हमें पता चलता है कि फीस्ट ऑफ द 100 डेज एक इंटेंस फिश टेक्निक है जो कि हाथों को पत्थर की तरह हार्ड कर देती है। और ये टेक्निक नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में तब क्रिएट हुई थी जब नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का फाइट पीक पर चल रहा था साइलेंट नाइट के साथ। पर यह टेक्निक आम टेक्निक से बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जिस वजह से इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसकी वजह से किसी के भी सेंसस कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं और बस यही नहीं, उनका लाइफ स्पेन भी ड्रास्टिकली कम हो जाता है। और इस वजह से फीस्ट ऑफ द 100 डेज को एक फॉरबिडन मार्शल आर्ट डिक्लेयर करके सील कर दिया गया था। प्रेजेंट में जिनमू कहता है, अंकल चुनवो, आपने बस इनोसेंट लोगों को ही नहीं मारा, अपने लोगों को भी एक टूल की तरह ही यूज करे जा रहे हैं। आखिर आप इसे और कितना दूर ले जाना चाहते हैं। और जिनमू गुस्से में हमला करने के लिए अपने ब्लेड को निकालता है और एक तेज रोशनी चमकती है और पलक झपकते ही जिनमू उन तीनों को मार चुका था। उसके पावर को देखकर चुंगिन सोच रहा था, ऐसा सोचना कि उसके जैसा कोई सोर्समैन भी एग्जिस्ट करता होगा सोच के परे है। और अभी प्रॉब्लम बस उसका सोर्स टैलेंट ही नहीं, उसका मूड और ऑरा भी है जो कि पूरा ही डिफरेंट हो गया है। उसका ऑरा ऐसा जैसा मुझे लग रहा है कि उसने मेरे सोल को ही बीच में से काट दिया है। मूंजंग वहीं पर जिनमू को इस रूप में देखकर सोच रहा था, जिनमू तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिनमू और ब्रोकन फिश सेट के बीच में क्या हुआ है, जिस वजह से जिनमू बिना किसी हेजिटेशन के ओरेकल के लोगों को मार रहा है। उसके पावर को देखकर ओरेकल्स के दूसरे लोग डरे भी हुए थे और काफी गुस्सा भी हो गए थे कि आखिर उसने उनके ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे करी। पर जिनमू बिना किसी प्रॉब्लम के उन्हें काटते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और पीछे चुंगिन मूंजंग को थोड़ा पीछे रहने को कहता है क्योंकि जिनमू का मूड कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है और काफी डेंजरियस भी। और उसे शक हो रहा है कहीं उसके ब्लड ने उसे कंज्यूम ना कर लिया हो। इसलिए चुंगिन डेंसर और अर्थ को बुलाकर उन्हें जिनमू को फॉलो करने को कहता है क्योंकि वो उसे थोड़ी दूरी बनाकर ही आगे बढ़ते रहेंगे। पर अगर उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खतरे में है तो बिना किसी सेकंड थॉट के वहां से भाग जाए। दूसरी ओर सोगुआंग स्ट्रेंज की को सेंस करके आगे बढ़ते हैं जहां पर उन्हें कुछ ओरेकल्स के लोग मिलते हैं जो कि एक औरत को मार रहे थे और सोगुआंग जाकर उन्हें रुकने को कहते हैं। ओरेकल्स का एक मेंबर माग्यूंग कहता है, यह औरत ब्रोकन फिश सेट के लिए खतरा है। सोगुआंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उसे डायरेक्ट ही मार दो, उसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो। माग्यूंग सीधा उसका गला काट देता है और कहता है, एल्डर सोगुआंग, क्या आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप कभी बता नहीं सकते कि आप कभी आकर एक डेड एंड पर पहुंच जाएंगे क्योंकि आप अपने चारों तरफ कभी नजर देते ही नहीं। अगर आप इतने ही महान हैं, आपकी आइडियोलॉजी भी इतने महान है, तो आखिर आपने जिन कुआनों को धोखा क्यों दिया। क्योंकि सभी को तो पता था कि कुआनों ने साइलेंट के साथ मिलकर किसी को भी धोखा नहीं दिया है और ये बात आपको भी काफी अच्छे से पता है, तो आखिर आपने जाकर उन्हें बचाया क्यों नहीं, उनके साथ खड़े क्यों नहीं हुए।
और हमारे लॉर्ड जुआनू आपको परेशानी खड़ी करने वाला व्यक्ति समझते हैं। क्या आपको पता है आखिर आपको यहाँ पर बॉडीगार्ड मिशन में भेजा क्यों गया है? सोगोंग हैरान होकर कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब? नहीं, ये नहीं हो सकता। मा ग्योंग कहता है, एल्डर सोगवांग हमें माफ कर दीजिए, पर हम आशा करते हैं कि उस तरफ जाकर आपको शांति मिलेगी। सोगवांग सोच रहे थे, जुआनुओ आखिर में तुमने मुझे भी मारने का प्लान बना दिया। मैं भी शायद तुम्हारा एक हंटिंग डॉग था जिसका और अभी काम नहीं बचा है। तुम सोगवांग को मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी सीन कट होता है प्यूंग और ओरेकल्स का जनरल यूल के ऊपर। प्यूंग पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो ये वही जगह है? यूल कहते हैं कि हाँ, मैं पूरा श्योर हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर व्हाइट पेविलियन बनाया जाना था उसे रोके जाने से पहले। पर अच्छी बात यह है कि सेंट्रल हेवन एलायंस के लोग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर पहुंच जाते तो बिना किसी झिझक के जगह का पूरा कंट्रोल ले लेते और हमारा जेड सिटी का प्लान पूरा माटी में मिल जाता। इस वजह से हमें जितनी जल्दी हो सके हमें हमारा काम पूरा करना होगा, इससे पहले कि सेंट्रल हेवन एलायंस यहाँ पर पहुंच जाए। और एक छोटी गलती भी लॉर्ड के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्यूंग ये कहकर सोचने लग जाते हैं, अब जब हमें उस मैडमैन के अपीयरेंस के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और एक बार हमने उस बास्टर्ड को खत्म कर दिया तो ब्रोकन फिश सेट की फाउंडेशन और भी सॉलिड हो जाएगी। और अगर हमने मिसिंग मर्चेंट्स को भी रेस्क्यू कर लिया तो ब्रोकन फिश सेट के सामने और कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। एक्चुअली मुझे उन बास्टर्ड्स को शुक्रिया कहना चाहिए जिन लोगों ने यहाँ पर आकर ये सब कर दिया, क्योंकि हर एक क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। प्यूंग फिर यूल को कहते हैं कि चलो जल्दी से जाकर काम को पूरा करते हैं। इस तरफ जिनमू ओरेकल्स को मारते हुए आगे बढ़े जा रहा था, तभी उसकी नजर सोगवांग के ऊपर पड़ती है, जिनका दोनों हाथ काटकर फेंक दिया गया है और बहुत ज्यादा खून बह चुका है। और जिनमू को ऐसा अचानक देखकर सोगवांग को उसमें क्वानहो नजर आते हैं। सोगवांग कहते हैं, तुम सा जिनमू हो ना? जिनमू कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं जब यंग था तब आप ही ने मुझे मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स सिखाए थे। सोगवांग ये सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। पता नहीं कि अब ये कहने का कोई मतलब बचा है या नहीं, पर जब मैंने तुम्हारे मरने की खबर सुनी थी मैं पूरे गिल्ट से भर गया था। मेरे अंदर हमेशा ख्याल आता था कि एक छोटा बच्चा जिसने कुछ भी गलत नहीं किया है, आखिर उसे ये सब सहना क्यों पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं आकर तुम्हें बचा भी नहीं पाया। मेरे अंदर वो हिम्मत थी नहीं कि मैं आकर तुम्हें बचा पाऊँ, पर मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो और ठीक हो। पर मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ और मैं सोगवांग तुमसे सिंसियरली माफी मांगना चाहता हूँ। और अभी तुम्हें जियोनु के डिस्ट्रक्शन को रोकना ही पड़ेगा। तुम्हें कुछ भी करके उसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो ये बात कहते हुए ही मारे जाते हैं और इसका जिनमू को बहुत ही ज्यादा गम होता है। फिर हमें ब्लैक मार्केट में क्रिम्सन घोस्ट का जो आदमी था उसे भागता हुआ दिखाया जाता है और उसके पीछे अभी भी ओरेकल्स का आदमी पड़े हुए थे। वो आदमी सोच रहा था कि हम बहुत ही केयरलेस हो गए थे, जिस वजह से ओरेकल्स ने हमें पकड़ लिया और क्रिम्सन घोस्ट के सभी लोगों को ओरेकल्स ने मार दिया है। पर अभी दूसरी तरफ जनरल नेमगुन उनसे अकेले ही लड़ाई करे जा रहे हैं, पर वो ज्यादा देर तक उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। वो बहुत ही जल्दी डिसएडवांटेज पर आ जाएंगे। मुझे जल्दी से जाकर इसके बारे में लीडर ग्यूम को रिपोर्ट करना होगा। और वो जल्दी से भागकर किसी तरह ग्यूम के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि हम लोग पकड़े गए, जबकि हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे थे और अभी ब्रोकन फिश सेट के ओरेकल्स के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ग्यूम कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि आखिर हो क्या रहा है और मुझे तुम लोग माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। तो वो आदमी कहता है कि आप ऐसा मत कहिए, आपके आने से पहले भी हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब थी, पर ये आप ही थे जिन्होंने हमें हमारे फालतू जिंदगी के अंदर एक आशा की किरण दिखाई थी। आप हमारे लॉर्ड हैं और आपकी बात मानना हमारा फर्ज है। ये बस आप ही है जो कि साइलेंट नाइट को जागृत कर सकते हैं और इस प्रोसेस में अगर हमारे जान भी जाती है तो भी हम लोग सेटिस्फाइड हैं। पर अभी दूसरी तरफ जनरल नेमगुन अकेले उनसे लड़ाई करे जा रहे हैं, पर उन्हें जितने लोगों ने घेर कर रखा है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और वो लोग जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो आपको जल्दी करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ग्यूम कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुम अभी तक जान चुके होगे। साइलेंट नाइट एक जांट है जिसने अपने पावर खो दिए, जिसने अपनी पर्पस खो दी है, जो कि उन लोगों के विल को सपोर्ट करती थी। इसी वजह से मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं इस मिशन को सक्सेसफुल करूँ, भले इस काम को पूरा करने में मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। अभी यहाँ से भागने का कोई रीजन नहीं बचा है, हमें अभी बस खुद को प्रिपेयर करना है। तभी सीन कट होता है प्यूंग और ओरेकल के लीडर यूल के ऊपर, जो कि अपनी आर्मी लेकर उस जगह पर आ चुके थे जिस जगह के बाद दोनों पहले कर रहे थे। और उन्हें यहाँ पर सारे मर्चेंट्स और बॉडीगार्ड्स मिल भी जाते हैं, पर वो सभी अभी मैडमैन बन चुके हैं और यहाँ पर ऐसे 100 से भी ज्यादा मैडमैन बंद है। प्यूंग कहता है, ये मुझे देखकर काफी बुरी फीलिंग हो रही है। कोई भी आदमी अपना गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि एनिमी का लीडर यहाँ पर आसपास कहीं हो सकता है। और वो सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास अभी तक इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है और मैं पहले से ही होप कर रहा था जैसे कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, पर जो मेरा डर था वही हो गया है। पर हमें भी जल्दी करनी होगी इससे पहले कि सेंट्रल हेवन एलायंस यहाँ पर आ जाए।
और वो सभी आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें अपने सामने एक गुफा मिलती है जिसके अंदर जाने पर उन्हें ग्यूम ऊपर बैठा हुआ मिलता है। प्यूंग कहते हैं कि इस सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, क्या तुम ही सबके लिए रेस्पॉन्सिबल हो? ग्यूम कहता है ऐसा सोचने का ओरेकल्स का लीडर खुद ही मुझसे यहाँ पर मिलने आएगा। वेल मैं सरप्राइज नहीं हुआ हूँ क्योंकि मैंने ही प्लान किया था ताकि हम लोग यहाँ पर मिल पाए और कॉन्ग्रेचुलेशंस आप यहाँ तक आने में कामयाब हुए हैं। प्यूंग गुस्से में कहते हैं बास्टर्ड क्या तुम्हें लगा तुम ब्रोकन फिश सेट के टेरिटरी में ये सब करके बचकर जा पाओगे? ग्यूम कहता है आखिर कब से उन्हें ब्रोकन फिश सेट का टेरिटरी हो गया है? प्यूंग कहता है कि ब्रोकन फिश सेट यहाँ पर 10 साल पहले आई थी। तो ग्यूम कहता है ये तो तुम्हारा पेमेंट था सेंट्रल हेवन एलायंस को मदद करने के लिए नॉर्दर्न हेवन सेट को धोखा देकर। प्यूंग गुस्से में कहते हैं कि अपने जबान पर लगाम दो, तुम्हें पकड़ने के बाद मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और वो भी तुम्हारे जिंदा रहते हुए, और तभी तुम्हें सबका काफी ज्यादा रिग्रेट होगा और अभी तो सरेंडर करके भी तुम बच नहीं सकते। ग्यूम कहता है आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ पर सरेंडर कर रहा हूँ? क्या तुम्हें लग रहा है मैंने इतना सब कुछ प्लान किया है ताकि यह सब ऐसे ही खत्म हो जाए? मैंने तो कभी यहाँ से भागने की कोशिश करी ही नहीं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम लोगों का तो यहाँ पर पहले से ही कोई राइट नहीं है। क्या तुम्हें पता है जब मैंने इस प्लान को क्रिएट किया था तब मुझे कैसा लग रहा था? मैं पूरा डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि मैं महीनों तक सो नहीं पाया। पर मुझे इस प्लान को लेकर आगे बढ़ते रहना पड़ा क्योंकि आखिर में हमारे जैसे लोगों के पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं होता है, बस मौत ही हमारा इंतजार करती रहती है। द इनह्यूमन पाथ जिसमें हम लोग और इंसान नहीं रहते क्योंकि हम लोग बीस्ट की तरह ही रहने लगते हैं। इस दुनिया ने हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है और अभी समय आ गया है कुछ भी करके इस फेवर को वापस करने का, और इसलिए हमें भी साले नाट को जागृत करना होगा और इस दुनिया में फिर से उन्हें लाना होगा क्योंकि यही मेरा फैट है। ये सुनकर प्यूंग पूरा हैरान होकर कहते हैं क्या कहा तुमने? तुम साले नाट को जागृत करने वाले हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। ग्यूम कहता आप लोगों ने बाहर उन जानवरों को देखा, अब उनके खाने का समय हो गया है क्योंकि तुम्हें पता है उन लोगों ने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और फिर वो आदमी को देखकर एक इशारा करता है और वो मैडमैन को यहाँ पर छोड़ देता है। ग्यूम कहता तुम लोग तो बस साइडिस हो, ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि मुझे आज मैनुअल नहीं मिला जो कि तुम लोगों का लीडर ग्रेड 4 का च्योन हो, पर तुम लोग चिंता मत करो, उसके बारे भी कभी न कभी तो आएगी। यहाँ पर यूल कहते हैं कि हम लोग अभी क्या करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रेट मर्चेंट फैमिली के लोग भी हैं। प्यूंग घबराते हुए कहते हैं कि ये तो काफी अनफॉर्चुनेट है पर हमें भी इन सभी को मानना ही पड़ेगा। अगर हम लोगों ने अभी अपने कदम पीछे हटा लिए तो जेड सिटी में किया गया मैसेकर का कोई पॉइंट नहीं रहेगा और फिर ओरेकल के सारे लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्यूम ये देखते हुए कह रहा था यह मूरिम वर्ल्ड का फाउंडिंग प्रिंसिपल है। अगर तुम कंपेयर करोगे कि सेंट्रल हेवन एलायंस की वजह से कितनों की जान गई है तो ये सेक्रीफाइस उनके सामने कुछ भी नहीं। चलो सब कुछ सही हो रहा है और सही ही होगा, पर वह तभी कहते हुए रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी जिन्मो आ चुका है। ग्यूम जिन्मो को देखकर सोच रहा था मास्टर जिन्मो यहाँ पर उसका ओरा तो पहले से काफी डिफरेंट है। उसे देखकर ओरेकल का एक आदमी पूछता है आखिर ये कौन है, क्या ये भी उस बास्टर के साथ ही मिला हुआ है? जिन्मो कहता है कि मिस्टर हुआंग यहाँ पर हो सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी बिल्कुल भी मत हिलना। ओरेकल्स के लोग कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि हम लोग कौन है और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इतना कहते ही जॉन उसे मार देता है जो देखकर माग्यूंग आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, पर जॉन को एक सेकंड भी नहीं लगता उसके दोनों हाथों को काटने में। प्यूंग और यूल तो ये देखकर पूरा ही डरे हुए थे। प्यूंग कहते हैं हे यूल आखिर वो कौन है? वो जो भी हो वो कोई आम लड़का नहीं है तो तुम जाकर उसे निपटो। तो यूल कहते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ, और वो आगे बढ़कर जिन्मो के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं क्या तुम उस बास्टर्ड के साथ हो जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है? शायद तुम इस सबके मास्टरमाइंड हो, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ब्रोकन फिश सेट के ऊपर हमला करने की? तुम्हारे अंदर डर का कम होना तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। ब्रोकन फिश सेट के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। पर जिन्मो रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता तो डायरेक्ट ही उसका सर काट देता है। और फिर जिन्मो कहता है कि यह कैसी दुनिया है जिसमें हम बस एक दूसरे को ही मारते रहते हैं। क्या तुम लोग यहाँ पर मैडमैन को मानकर एक खून की नदी बहाना चाहते हो? और अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें मारने से पहले मुझे पार करके जाना पड़ेगा। पर चिंता मत करो, मैं तुम सभी को चुन चुन कर मार दूंगा। जिन्मो ओरेकल्स को कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर उन्हें मार कर एक खून की नदी बहाना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें उन्हें मारने से पहले मुझे पार करके जाना पड़ेगा, और तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम सभी को ही चुन चुन कर मारूंगा। जो मैं ये सब देखते हुए सोच रहा था मुझे पता था कि मास्टर जिन कभी न कभी तो यहाँ पर इंटरवेन करेंगे, पर मुझे ये बात पता नहीं थी कि वो यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाएगा। और बस यही नहीं, वो पहले से कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ पर यूल को अपने सामने मरता देखने के बाद ओरेकल्स के लोग पूरे डरे हुए थे क्योंकि यूल कुछ कर पाते उससे पहले ही जिन्मो ने उसे मार दिया, और प्यूंग का भी डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। और वो सोच रहे थे आखिर ये कैसा लड़का है, आखिर वो किस वजह से ब्रोकन फिश सेट के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो रखा है।
हाँ, ये बात तो सच है कि हम लोगों ने बहुत से ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय किया है उनम के ऊपर कब्जा करने के लिए। क्या वो उन्हीं में से कोई एक है? प्यूंग फिर चिल्लाकर जिनमू को कहते हैं कि हम लोग ब्रोकन फिश सेक्ट से हैं, वही ब्रोकन फिश सेक्ट जो कि जियोनुओ का है। क्या ये जानने के बाद भी तुम हमारे ऊपर हमला करोगे? आखिर तुम कौन हो, अपनी आईडी बताओ। जिनमू गुस्से में कहता है, जियोनुओ, क्या वही ब्रोकन फिश सेक्ट का ऑलमाइटी है? आखिर ब्रोकन फिश सेक्ट कितना ग्रेट है कि तुम लोगों ने उन बास्टर्स को पकड़ने के लिए जेड सिटी के इनोसेंट लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? क्या तुम्हें पता भी है जेड सिटी के कितने लोगों को तुम्हारी वजह से बेवजह मरना पड़ा है? प्यूंग ये सब सुनकर सोचने लग जाते हैं, उसने क्या कहा बास्टर्स? तो क्या वो उनके साथ नहीं है? तो आखिर वो कौन है और कहाँ से आया है? रुको, क्या मैं इसे जानता हूँ? उसे देखकर तो लग रहा है कि मैं उसे पहचानता हूँ। नहीं, अभी ये सोचने का समय नहीं है, मुझे पहले। और प्यूंग जिनमू को कहते हैं कि यह बहुत ही बुरा है कि हमें ये सब करना पड़ा, पर अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता तो हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता। ग्यूम कहता है, मास्टर जिनमू इतने स्ट्रॉन्ग होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। तो जिनमू कहता है कि तुम भी इतने क्रूर होगे मैंने भी नहीं सोचा था। ग्यूम कहता है, क्या ऐसा है? तो तुम एक आदर्शवादी से अलग नहीं हो। इन सारे रास्तों का इस्तेमाल करके अपने गोल को हासिल करना, यही तो मुरीम दुनिया की रीत है। और जो लोग आखिर तक जिंदा रहते हैं वही ट्रू विनर होते हैं, क्योंकि उनके पास अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का समय होता है, क्योंकि उनके पास अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का एक मौका होता है। तो जिनमू कहता है कि और तुम यहाँ पर क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो? ग्यूम कहता है, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैं मेरे कामों को पूरा करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा। अगर तुम सच में सभी को ही खत्म करना चाहते हो तो मुझे मार दो, और अगर मुझे मरना ही है तो तुम्हारे हाथों मरना मेरे लिए सौभाग्य होगा। तभी नेमगुन वहाँ पर आकर कहता है, आखिर कौन यहाँ पर मरने की बात कर रहा है? मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करके प्रोटेक्ट करूँगा। और मुझे माफ़ करना, मुझे ब्रोकन फिश सेट के बास्टर्स को मार के आने में थोड़ा टाइम लग गया। और प्यूंग को यहाँ पर ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और वो सोच रहे थे कि अभी यहाँ पर कुछ भी सेंस बना नहीं रहा है। और आकाश के लोगों को लॉर्ड ने खुद ट्रेन किया था और उन्हें इस बास्टर्ड ने मार दिया, और उन सभी लोगों को ही इस बास्टर्ड ने मार दिया। पर मुझे भी कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सब मेरे हाथ से बाहर जा चुका है। अभी ये सब बस लॉर्ड ही संभाल सकते हैं। नेमगुन यहाँ पर जिनमू को देखकर कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा डीमन ब्लड, और मैं इस बार तुम्हारे साथ हिस्सा बराबर करके ही रहूंगा। पर मुझे एडमिट करना होगा कि तुम काफी स्किल्ड हो। आखिरी बार मैं हार गया था क्योंकि मैं तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा था, पर इस बार मैं तुम्हें पूरा सीरियसली लूंगा। पर फिर वो देखता है कि जिनमू उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा या वहाँ देखे जा रहा है। जिनमू सोच रहा था कि मुझे मिस्टर वांग कहीं नहीं दिख रहा है, क्या उन्हें लेकर कहीं और रखा गया है? तभी नेमगुन गुस्से में हमला कर देता है, क्योंकि जिनमू उसके ओर देख ही नहीं रहा था। पर जिनमू बिना देखे भी उसके हमले को इजीली डॉज कर देता है, और फिर वो उसके ऊपर हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से नेमगुन के हाथ से उसका हथियार भी छिटक जाता है। पर वो जब नेमगुन को किक मारने की कोशिश करता है, नेमगुन उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो और हमारे प्लान को बिगाड़ने क्यों आए हो? जिनमू कहता है कि मैं यहाँ पर मेरे अंकल को ढूंढने आया हूँ। तो नेमगुन कहता है कि अपने अंकल को ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर रहकर हमारे प्रॉब्लम ना बढ़ाओ। हमारी पुश्तें हार गई थी, जिस वजह से उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी बहुत मुश्किलों में बितानी पड़ी थी, पर हम उनसे पूरा ही अलग हैं। क्या तुम समझ भी पा रहे हो हमारे अंदर कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है? हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जीना चाहते हैं, एक आम इंसान की तरह जीना चाहते हैं। तो हमारे प्लान में घुसना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। और ये कहते हुए जिनमू के ऊपर वो हमला कर देता है, जो देखकर प्यूंग पूरा डरे हुए थे और कह रहे थे मुझे कुछ भी करके लॉर्ड के पास जाना ही पड़ेगा। पर वो तभी नोटिस करते हैं कि ग्यूम उनके पीछे ही खड़ा हुआ है। ग्यूम कहता है, प्यूंग मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, हमें लोग साइलेंट नाइट है और हम लोग बाहरी दुनिया में आए हैं साइलेंट नाइट को जागृत करने। प्यूंग कहते हैं, तो ये सच है, तुम लोग साइलेंट नाइट हो? ग्यूम अपने इंस्ट्रूमेंट को निकाल कर कहता है, क्या तुम्हें याद करने में इतना समय लग गया मेरे बच्चे प्यूंग? जैसा कि मैंने सोचा था, ये दुनिया हमें पूरी भूल चुकी है। प्यूंग ये सुनते ही भागने लगते हैं, पर ग्यूम अपने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है, जिससे बस प्यूंग ही नहीं दूसरे ओराकल्स और मैडमैन भी मरने लगते हैं। और ऐसा हमलों को साउंड आर्ट्स कहा जाता है, जिसके बारे में जिनमू जानता है। और यहाँ पर ग्यूम इस गुफा का इस्तेमाल करके अपने साउंड को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है। और जिनमू जल्दी से 1000 शैडोज को यूज़ करने की कोशिश करते ताकि वो उन मेरिडियंस को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि साउंड आर्ट्स की वजह से जिनमू के कान से भी खून आने लगा है। पर यहाँ पर जिनमू के थोड़ा साइड में देखने से नेमगुन उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। और उसके पावर को देखकर जिनमू समझ पा रहा था कि नेमगुन पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। पर वो नोटिस करता है कि साउंड आर्ट्स का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। यह वही सेम साउंड जिससे कि कोई मारा जा रहा है और किसी को कुछ भी नहीं हो रहा। ग्यूम तुम सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। और साइलेंट नाइट का नाम सुनते ही जिनमू को यूना की याद आ जाती है।
पर तभी उसके ऊपर एक साथ ही ग्यूम और नेमगुन दोनों ही हमला कर देते हैं। जिन्मो सोच रहा था कि वो दोनों अभी एक साथ ही मेरे ऊपर आकर हमला कर रहे हैं। अगर ये फाइट ज्यादा देर तक चलती रही तो मैं डिसएडवांटेज पर आ जाऊंगा। मुझे अभी जल्दी करके इस फाइट को खत्म करना ही पड़ेगा और इसके लिए जिन्मो शैडोड ब्लेड ऑफ द एंड का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में नेमगुन के बॉडी में बहुत सारे कर्स लगा देता है और फिर जिन्मो ग्यूम की ओर आगे बढ़ता है और ये देखकर ग्यूम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घबरा गया था। तभी प्यूंग आकर ग्यूम का पैर पकड़ते हैं जिससे कि ग्यूम डिस्टर्ब हो जाता है और जिन्मो को पूरा मौका मिल जाता है उसके ऊपर इजीली हमला करने का। पर तभी नेमगुन बीच में आकर खुद को सेक्रीफाइस कर लेता है ग्यूम को बचाने के लिए। तभी हमें कुछ मोमेंट्स पहले का सीन दिखाया जाता है जब जिन्मो नेमगुन को मारने के बाद ग्यूम की ओर आगे बढ़ रहा था। नेमगुन की यह हालत हुई थी कि वो अपना शरीर भी हिला नहीं पा रहा था, पर वो फिर भी बड़ी मुश्किल से जाता है और ग्यूम को बचा लेता है। तभी सीन कट होता है फ्लैशबैक में जब कुछ बदमाश ग्यूम को मार रहे थे क्योंकि उनके पास खाना नहीं और ग्यूम का खाना खाना उनके लिए बर्बादी लगती है। तभी नेमगुन वहां पर आ जाता है जिस वजह से वो सभी डर के भाग जाते हैं। नेमगुन ग्यूम का आकर उठाता है और पूछता है कि मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, तो आखिर तुम उनके हाथों हमेशा पिटते क्यों रहते हो? अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम हमारे आशा की किरण कैसे बनोगे? तो ग्यूम कहता है कि सभी के ऊपर अभी काफी हार्ड टाइम जा रहा है, उन्हें कोई चाहिए जिसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकाल सके और अगर मैं इसके लिए यहाँ वहाँ पर मार खाता रहता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और ऐसे में तुम तो हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हो ही। तुम्हारा शुक्रिया नेमगुन मुझे बचाने के लिए। तो नेमगुन कहता है कि अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हें लड़के की तरह ही बिहेव करना चाहिए, एक लड़की की तरह नहीं। इसी वजह से वो हमेशा ही तुम्हें मारने के लिए आ जाते हैं। ग्यूम कहता है क्या तुम्हें पता है कल मिस माँ की डेथ हो गई, वो काफी अच्छी लेडी थी। तुम्हें क्या लगता है आखिर बड़े लोग यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे जबकि सभी को यहाँ पर रहने में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो नेमगुन कहता है वो कहते हैं कि अगर हमने यहाँ से एक कदम बाहर रखा तो ये भी लोग आकर हमें मार देंगे। ग्यूम कहता है कि हम में से बहुत से लोग मारे जा रहे हैं भूख के कारण और अगर कोई बीमार पड़ता है उसका मरना भी तय है क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट की कोई फैसिलिटी है नहीं। कल तक सर्वाइव करना भी सभी के लिए बहुत ही मुश्किल है, तो आखिर इसको लेकर कोई कुछ भी क्यों नहीं कर रहा? वो बार बार कहते रहते हैं कि मैं ही उनका फ्यूचर होप हूँ, पर मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। पर मुझे एक बात तो पता है, हम सभी को ही एक मौका तो मिलना चाहिए एक अच्छी जिंदगी बिताने का। नहीं उतना भी नहीं, हमें बस एक बार इंसानों की तरह जीना है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि आखिर हम सभी को यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं और उन्हें वापस से बाहरी दुनिया में ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि यही मेरे जीने का पर्पस है। नेमगुन कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही खड़ा हूँ, तो तुम किसी भी बारे में सोचना मत और अपने काम पर ही फोकस करना। तभी हमें ऊपर दिखाया जाता है जो देखकर हमें पता चलता है कि वो सभी जमीन के नीचे रह रहे हैं या फिर किसी पहाड़ी के बीच में बने हुए गैप के अंदर रह रहे हैं। तभी सीन कट होता है और ग्यूम अपने सामने नेमगुन का मरता देखकर इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को ही तोड़ देता है। पर वो कुछ करता उससे पहले वो नेमगुन के पास जाता है उसे देखने। नेमगुन जिसमें थोड़ी बहुत जान बची हुई थी कहता है मैं सोच रहा था अंत तक तुम्हारे चेहरे पर खुशी रखूंगा, पर ये सोचना कि मेरा अंत ऐसा हो जाएगा। क्यों प्लीज एक बार हंस दो, तुम्हें ऐसा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। और वो ये कहकर ही अपना दम तोड़ देता है। ग्यूम कहता है नेमगुन मुझे माफ कर दो और तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। जिन्मो कहता है कि तुम्हें किसी अपने को खोना पड़ा क्योंकि तुमने इस पैथेटिक प्लान को बनाकर इसे फॉलो किया। कितनी परिवार तुम्हारे वजह से उजड़ गई। किसी के पेरेंट्स को तुमने मैडमैन बना दिया तो किसी के बच्चे को तुमने मैडमैन बना दिया। अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब अपना कोई खो जाता है तो कैसा फील होता है। तो बताओ मुझे आखिर तुमने इन लोगों को मैडमैन में तब्दील क्यों किया है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।